दिल्ली की सियासत में हर दिन फुल एक्शन ड्रामा देखने को मिल रहा है। अगर एमसीडी में चुनाव होते हैं तो वहां पे लात, घूसे, गाली गलौज क्या नहीं देखने को मिल रहा है। अब शराब घोटाले को लेकर सीबीआई का समन आया है पूछताछ के लिए, उसको लेकर भी एक सियासी ड्रामा देखने को मिल रहा है। सवाल यह है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है और कैसी तरह से अब देश की सियासत होगी। एक दूसरे पे आरोप लगेंगे, शहीद होने की कोशिश की जाएगी कि नहीं देखिए हमने कुछ गलत नहीं किया, अपने आप को शहीद दिखाने की कोशिश की जाएगी। और दूसरा सवाल यह भी है बीजेपी के दृष्टिकोण से कि ईडी और सीबीआई को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये संस्थाएं स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं या पावर के अधीन काम कर रही हैं। देखिए रवि, इसमें दो बातें। पहली बात तो यह है कि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया जब भी सीबीआई दफ्तर पूछताछ के लिए जाते हैं उसी दिन वो सुबह एक ट्वीट करते हैं और उसके बाद उनके पार्टी के कार्यकर्ता आते हैं, वो राजघाट जाते हैं और वहाँ महात्मा गांधी की समाधि पर जाते हैं। उसके बाद सीबीआई दफ्तर जाते हैं, लौट के निकलते हैं। पिछली बार तो उन्होंने ये कह दिया था कि सीबीआई के अधिकारियों ने उनसे कहा कि भाजपा ज्वाइन कर लो। अब आज देखिए जब पूछताछ के बाद निकलते हैं तो क्या करते हैं और पूरा एक प्रोसेशन के तौर पर वो सीबीआई पहुंचते हैं, उनके कार्यकर्ता उनके साथ अपने आप को दिखाते हैं। ये भी अपने तरह का एक अलग मामला है। सीबीआई में पूछताछ के लिए ऐसे कोई जाता भी नहीं जिस तरह से मनीष सिसोदिया जाते हैं। दूसरी बात यह है कि 5-6 महीने पहले जब गुजरात चुनाव की आहट हुई थी तब ये सीबीआई ने मामला दर्ज किया था। शराब घोटाले की बात कही गई, कथित शराब घोटाला जिस पर सीबीआई ने जांच की एलजी के कहने पर। अब सवाल उठता है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने, मनीष सिसोदिया आबकारी मंत्री हैं, शराब उनके अंडर में आता है, लेकिन जब शराब घोटाले की बात होती है तो आम आदमी पार्टी शिक्षा की बात करती है। ये दोनों अलग अलग मंत्रालय हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि दिल्ली की शिक्षा का स्तर बढ़ाने में मनीष सिसोदिया का योगदान है और दिल्ली की सरकारी शिक्षा और स्कूल अच्छे हुए हैं। आमतौर पर मैं लोगों से जब बात करता हूँ अपने कार्यक्रम में ऐसे भी, तो लोगों का ये मानना है कि दिल्ली की शिक्षा का स्तर और सरकारी स्कूल इनके सरकार में अच्छा हुआ है। लेकिन सवाल है वो शिक्षा मंत्री हैं तो शराब मंत्री भी हैं, तो ये जो आरोप है वो शराब मंत्री के तौर पर है। अब ये आरोप जो है रवि, वो एक तरफ से आम आदमी पार्टी ये कहती है कि शराब नीति में परिवर्तन कर जो निजी लाइसेंसधारियों को दुकान देने का फैसला किया। कई बार मैं इसके बारे में बता चुका हूँ कि क्या परिवर्तन हुआ था। तो निजी लाइसेंसधारियों को जो शराब देने की बात हुई उसमें आरोप इन पर यह है कि उससे फ़ायदा पहुँचाया गया, लाइसेंसधारियों को बहुत फ़ायदा पहुंचा और सरकारी राजस्व को करीब 150 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। यही उनके ऊपर आरोप है। एक सरकारी अधिकारी की रिपोर्ट भी है आबकारी की, उसी के आधार पर एलजी ने जांच का आदेश दिया था। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का कहना है कि इससे उन्होंने ज़्यादा पारदर्शिता लाई और ज़्यादा राजस्व इकट्ठा किया। उनका दावा है कि 2800 करोड़ रुपए नई शराब नीति की वजह से ज़्यादा मिले पिछली सरकार के पिछली नीति के मुकाबले। अब ये बात सीबीआई ने जो जाँच शुरू की तो गुजरात चुनाव के समय तो बड़ी तेज रही। अब फिर से एक तेजी इसमें देखने को मिली है फिर से। लेकिन सवाल उठता है कि जब सीबीआई ने अपनी चार्जशीट इस मामले में पहली चार्जशीट दायर की तो उसमें मनीष सिसोदिया का नाम ही शामिल नहीं था। जब आपने 31 घंटे से ज़्यादा छापेमारी की, जब आपने सारी जगह सर्चेस कर लिए, सारी चीज़ें हो गई। वैसे मैं दुनिया की जो सर्वश्रेष्ठ जांच एजेंसियों में एक सीबीआई भी है जिसका स्ट्राइक रेट अमूमन साधारण मामलों में 72% है और हाई प्रोफाइल मामलों में बहुत ख़राब है। तो ये जो अगर आप देखें शराब नीति के मामले में तो इसमें जो सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की उसमें मनीष सिसोदिया का कहीं नाम नहीं है। तो अब आज दोबारा पूछताछ के लिए बुलाई गई तो आप देख ही रहे हैं वो अपने को भगत सिंह का वंशज बताते हुए जा रहे हैं। दूसरी तरफ अभी तक पिछले 6 महीनों में सीबीआई की चार्जशीट या सारे इन दावों और आरोपों में क्या सच्चाई है वो देश और दिल्ली की जनता को अभी तक पता नहीं चल पाया। दूसरी बात यह है कि अभी तो ये एक मामला है, दूसरे मामले में भी जल्द ही सीबीआई मनीष सिसोदिया को बुलाने वाली है। जो फीडबैक यूनिट के अभी सीबीआई जो मुकदमा दर्ज हुआ है, एक मुकदमा और दर्ज हुआ है, उसमें ही भी जल्दी ही पूछताछ मनीष सिसोदिया पर होगी। और जिस तरीके से, और मैं ये भी बता दूं कि सीबीआई के अलावा ईडी भी इस मामले में बहुत एक्टिव है और तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं
केसीआर, उनकी बेटी है कविता, उनके अकाउंटेंट को इसी शराब घोटाले में सीबीआई गिरफ्तार भी कर चुकी है। तो आप समझिए केसीआर, केजरीवाल और जो एक मोर्चा और तमाम चीज़ें हैं। तो सवाल ये उठता है कि सीबीआई और ईडी जितनी सक्रियता भारतीय जनता पार्टी के विरोधी नेताओं पर छापे और नोटिस और बुलावा में, आपने देखा लोक गायिका तक को नोटिस पहुंच जा रहा है, उतनी ही सक्रियता अगर दूसरे मामले में भी, दूसरे नेताओं के मामले में भी ये एजेंसियां सीबीआई और ईडी करती तो ज़्यादा ठीक होता। जैसे मैं बता दूं कि महाराष्ट्र में जो शिवसेना के करीब 1 दर्जन नेता थे, जब तक वो शिवसेना में थे सबको नोटिस सम्मन, उनके नाम मैं बता सकता हूं, वो 12 नेताओं को, 12 से ज़्यादा नेता हैं शिवसेना के जो उनको नोटिस सम्मन सीबीआई और ईडी की तरफ से लगातार मिलते रहे। लेकिन जैसे ही उन्होंने एकनाथ शिंदे का दामन थामा और जैसे ही सरकार में मंत्री बने या सहयोग समर्थन दिया, उनको नोटिस आना बंद हो गया। उनकी सीबीआई ने पूछताछ बंद कर दी। उनकी ईडी की फाइल का क्या हो रहा है, सीबीआई में क्या हो रहा है, किसी को कुछ पता नहीं। तो जब पाला बदल लो तो ये नोटिसेज और सम्मन बंद हो जाते हैं, और पाले के इस तरफ रहो तो ये आने लगते हैं। तो इस पर सवाल उठना लाजमी है और विरोधी दल इस पर सवाल उठाएंगे। लेकिन सवाल ये भी है कि आज़ादी के बाद से एजेंसियों को निष्पक्ष तो कहा गया है, लेकिन कितनी निष्पक्षता से इन्होंने काम किया है वो तमाम सीबीआई और ईडी के डायरेक्टर्स ने अपनी किताबों में, अपनी आत्मकथाओं में लिखा है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी एक संवाद का और चर्चा का विषय है राजीव, कि इस देश में कानून का राज है या इस देश में पावर का राज है। अगर कानून का राज है तो बार बार सीबीआई पे सवाल क्यों उठते हैं, बार बार ईडी की कार्रवाई पे सवाल क्यों उठते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।